नमस्कार, आज है 8 सितंबर, दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस आपके अपने फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का किया उद्घाटन। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को किया राष्ट्र को समर्पित। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बैठक में बनी सहमति। गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं हटनी शुरू। एलएसी पर शांति बनाए रखने की कोशिश। ग्राहकों को राइट टू रिपेयर देने के लिए ड्राफ्ट तैयार। सरकार जल्द जारी करेगी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। राइट टू रिपेयर के तहत आपको क्या अधिकार मिल सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ 3 साल में 6 गुना बढ़ी शिकायतें। 2022 में अब तक कुल शिकायतों में 48% ई कॉमर्स से जुड़ी हुई। इंडिया 360 में जानेंगे आखिर क्यों ई शॉपिंग के खिलाफ बढ़ रही हैं शिकायतें। दमदार ग्लोबल संकेतों से उछला बाजार। निफ्टी 175 अंक उछला, 17,800 के पास बंद। सेंसेक्स 650 अंक उछला। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में की 3/4% की बढ़ोतरी। 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची दरें। ईसीबी ने महंगाई का अनुमान बढ़ाया, ग्रोथ का अनुमान घटाया। जमीन से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। 3 से लेकर 30 किलोमीटर की रेंज में मिसाइलों विमानों को नष्ट करने की क्षमता। महिंद्रा ने ईवी एक्सयूवी 400 से उठाया पर्दा। 400 किलोमीटर तक कार की रेंज। ये हेडलाइंस थी। सुबह से लेकर शाम क्या क्या हुआ, बड़ी खबरें दिन भर जो छाई रही उस पर एक नजर। तो आज से राजपथ का नाम बदल गया है। अब राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 7 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। एक दिन पहले ही एनडीएमसी यानी कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बताएं कि कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का 3.20 किलोमीटर का रास्ता है। इस सड़क पर दोनों तरफ लॉन और हरियाली के साथ ही पैदल चलने वालों के लिए लाल ग्रेनाइट के पत्थरों से रास्ता भी दिया गया है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ा देता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग जारी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 111 में से लगभग 100 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। मौर्य ने अखिलेश यादव को उस प्रस्ताव का भी जवाब दिया जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 भाजपा विधायकों का समर्थन जुटा लेते हैं तो सपा उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। इसके जवाब में विधानसभा में मौर्य ने कहा कि उनके प्रति अखिलेश का प्यार सबने देखा है। अखिलेश खुद डूबने वाले हैं, वो उन्हें क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक जुबानी जंग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके ही पुराने सहयोगी प्रशांत किशोर के बीच भी चल रही है। आज नीतीश ने पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को बिहार के विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर अंदर से बीजेपी में रहने या उनको मदद करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने आज नीतीश पर पलटवार किया। उन्होंने बिना कुछ लिखे नीतीश कुमार की पीएम मोदी के साथ तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। सभी तस्वीरों में बिहार के मुख्यमंत्री को हाथ जोड़कर मोदी का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट भी कर दिया। बीजेपी पर इन दिनों पूरा विपक्ष हमलावर है। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल से बीजेपी की हार का सिलसिला शुरू होगा। ममता ने कहा कि अब अखिलेश, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन सब एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी 275 से 300 सीटों पर इतराती रहती है। उसे याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी के पास 400 सीटें थी।
और वो उसे भी संभाल कर नहीं रख पाए। दरअसल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लोकार्पण समारोह के न्योते की भाषा पर नाराज ममता नाराज हो गई। इसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री आज प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप वहां मौजूद रहें। डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर हवा में मार करने वाली QRSAM यानी कि त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्व परीक्षण किया। डीआरडीओ के मुताबिक इस मिसाइल प्रणाली के 6 परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। खास बात यह कि इस मिसाइल प्रणाली में सभी स्वदेशी उपकरण लगे हैं। ये प्रणाली अब सेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और भारतीय सेना को इस सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज। जल्द ही आप किसी कंपनी से जब कोई गैजेट खरीदेंगे तो उस डिवाइस के साथ आपको मरम्मत का अधिकार भी मिलेगा। जी हां, राइट टू सर्विस, यानी कि कंपनियां सामान बेचकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ पाएंगी। उन्हें सामान खराब होने पर उनका रिपेयर भी करना होगा, यानी कि कंज्यूमर को अब राइट टू रिपेयर मिलेगा। सरकार ने राइट टू रिपेयर को लेकर इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन पूरा कर लिया है। कंसल्टेशन के बाद ड्राफ्ट भी तैयार है और जल्द ही ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी होगा। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में किस तरह के अधिकार आम कंज्यूमर को देने की तैयारी है, उस पर एक नजर डालें तो सरकार का फोकस प्रोडक्ट की लाइफ पर है और इसके लिए सरकार ने एनर्जी एफिशिएंसी की जगह प्रोडक्ट लाइफ के आधार पर स्टार रेटिंग देने का सुझाव दिया है। सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स और थर्ड पार्टी एजेंसीज की संख्या बढ़ाने का सुझाव भी ड्राफ्ट में शामिल है। इसके अलावा बड़े और महंगे प्रोडक्ट्स के लिए सर्विस मैनुअल अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट में यह भी व्यवस्था की गई है कि कंपनियां सिर्फ खराब पार्ट बदलेंगी और किसी भी सूरत में वो गैर जरूरी पार्ट्स को जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं करेंगी। सरकार का मकसद नए प्रोडक्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बनाए रखने में ग्राहकों को राहत देने पर भी है। ये गाइडलाइंस ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मोबाइल और फार्म इक्विपमेंट के लिए जारी की जाएंगी। राइट टू रिपेयर मिलने से आप अपने डिवाइस को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। दरअसल राइट टू रिपेयर के तहत मैन्युफैक्चरर्स को रिपेयरिंग से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज देने पड़ सकते हैं और इसके साथ ही आपको थर्ड पार्टी से रिपेयर करने की सुविधा भी मिलेगी। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपका डिवाइस ख़राब हो तो कंपनी में ही जाना है। आप जो थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं, सर्विस आप करवा सकते हैं। यानी कि कंपनी के ही ऑथराइज्ड रिपेयर सेंटर में जाकर रिपेयर करने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। आप किसी भी रिपेयर शॉप में जाकर अपना डिवाइस रिपेयर करवा सकते हैं। इसके लिए कंपनियां थर्ड पार्टी रिपेयर वालों को भी रिपेयरिंग से जुड़ी जानकारियां साझा करेंगी। राइट टू रिपेयर न सिर्फ ई वेस्ट को कम करने में मदद करेगा बल्कि छोटे लोकल रिपेयर शॉप का कारोबार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अब जो छोटे रिपेयर वाले जो दुकानदार हैं उनकी दुकान ही चलती है रिपेयरिंग से, लेकिन कंपनियां कहती थी कि अगर आप किसी और के पास रिपेयरिंग में गए तो फिर आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी और इस वजह से डर के मारे लोग जब भी जाते थे तो ऑथराइज सेंटर पर जाते थे या कंपनी के सेंटर पर जाते थे और इससे नुकसान होता था जो कि गली मोहल्लों में खुले हुए रिपेयर सेंटर्स हैं। हालांकि सरकार ने एक चेन बनाने की बात उसमें ज़रूर कही है, लेकिन जो छोटे लोकल रिपेयर शॉप्स हैं उनका कारोबार बढ़ेगा। तो ड्राफ्ट के साथ ही केंद्र सरकार ने राइट टू रिपेयर के लिए एक रास्ता तैयार कर लिया है, लेकिन अब इंतजार है कि ये गाइडलाइंस के तौर पर भी लागू हो जाएं। राइट टू रिपेयर पर चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं कि इस पर उपभोक्ता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने क्या कहा। हम लोग चाहते हैं कि इसमें अगर रिपेयर के इकोसिस्टम को हम इस प्रकार से बढ़ावा दें कि क्वालिटी रिपेयर हो और न केवल भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बल्कि विदेशों में भी अगर कोई किसी प्रोडक्ट की रिपेयर की आवश्यकता है तो हम वो सेवा भी उपलब्ध करा सकें। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 2-3 तरीके से देखें, जैसे कि हमने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं और जो छोटे कारोबारी होते हैं, रिपेयर से जुड़े व्यवसाय में जो लगे हुए हैं, उनके व्यवसाय को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में कंज्यूमर के राइट्स जो हैं
वो भी एम्पावर्ड होंगे, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। वो कहीं पर भी जाकर उसको रिपेयर करने का अधिकार रख पाएगा। कंपनियां बार बार कभी कभी जब पार्ट को चेंज करती हैं तो उस पार्ट के साथ साथ दूसरा भी कोई पार्ट चेंज कर देती हैं, तो ये भी एक राइट मिलेगा। तो इससे ओवरऑल जो कंज्यूमर्स के जो प्रोटेक्शन हैं राइट्स के, वो सुनिश्चित हो पाएंगे। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं आशुतोष श्रीवास्तव, कंज्यूमर मामलों में मुखर होकर बात भी करते हैं। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये राइट टू रिपेयर कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है? और एक तो मोनोपोली खत्म होगी इससे, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, साथ ही साथ रोजगार को बढ़ावा देने में भी काफी मददगार होंगे, और एक उपभोक्ता के राइट्स को सुनिश्चित करने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं? देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये जो प्रपोजल लाया है, मुझे लगता है कि इन्होंने काफी स्टडी करके लाया है, क्योंकि ये जो पहली बार जो है 2012 में अमेरिका में, यूएस में जो है ये आया था मोटर व्हीकल, इसको ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 के नाम से जानते हैं, जिसमें कि जो गाड़ियां खरीदते हैं लोग, जो ऑटोमोबाइल्स खरीदते हैं, उनको एक लिबर्टी दी गई थी कि आप चाहें तो इसको, गाड़ी को जो है बाहर से भी रिपेयर करा सकते हैं अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए क्या है कि उनको इतने टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा। स्पेयर पार्ट्स अगर अवेलेबल नहीं है कंपनी में, तो कहीं बाहर अगर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल तो वो लगा सकते हैं, उनका उसमें टाइम बचेगा। और दूसरा, जो मैन्युफैक्चरर जो एक मोनोपोली बना के चलती है कि ये जो पार्ट्स हैं किसी भी इक्विपमेंट के, गाड़ी के या ड्यूरेबल पार्ट्स के, वो जो हैं उनसे ही खरीदी जाएं और वही उसको बेचें, ताकि जो है दूसरी कंपनी जो है जो ये मैन्युफैक्चर कर सकती है और जिनके पास ये अवेलेबल पार्ट्स हो सकते हैं, वो उसको बेच ना सकें। तो कहीं ना कहीं उस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए भी ये इस योजना को, स्कीम को जो है लाया गया है। और जैसा हम देखते थे पहले कि कंपनियां कहती थी कि भाई अगर आप बाहर रिपेयर कराएंगे तो इसकी जो है वारंटी चला जाएगा, आप इसको वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, और ये जो है वो एक रूल बना के वो चलते थे उस चीज का। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। इसके बाद जो है अगर कोई भी थर्ड पार्टी से अगर रिपेयर कराता है, अगर कंपनी में टाइम लग रहा है या मान लीजिए कॉस्ट अगर उसका ज्यादा आ रहा है, तो कंज्यूमर बाहर से उसको रिपेयर करा सकता है कम दाम पे, और ऐसे केस में भी वारंटी जो है स्टिल जो है वो कंटिन्यू करेगा। और आपने जैसे एम्प्लॉयमेंट की जो बात करी, तो इसमें कैसे है कि जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से भी बन करके इंडिया में आ रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में रिपेयर होते हैं तो ऑब्वियसली जो थर्ड पार्टीज जो इंडिया में जो उसको बनाएंगे, उसको जो है एम्प्लॉइज वो रखेंगे उसको करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। अच्छा, दो तीन चीजें इसमें, एम्प्लॉयमेंट का इकोसिस्टम भी सुधरेगा। अच्छा, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए, बिल्कुल पर्यावरण, देखिए क्या है कि बहुत सारे जो इक्विपमेंट या तो पहले खराब हो जाते थे या रिपेयर नहीं हो पाते थे, तो लोग उसको बिल्कुल उसको फेंक देते थे, वो ई वेस्ट बन जाता था। और कंज्यूमर्स जो हैं वो फोर्स्ड होते थे कि आप नया प्रोडक्ट खरीदें। लेकिन अगर आप उसको रिपेयर कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर कोई डिवाइस खरीदा है तो कंज्यूमर का अधिकार उस पर होना चाहिए, पूरा का पूरा अधिकार उसके पार्ट्स पे भी होना चाहिए। होता क्या, मोबाइल खरीद तो लेते हैं, हमारा हो गया, उसका पार्ट अगर रिपेयर कराना है तो उस पर तो हमारा अधिकार है ही नहीं। वो तो जब तक कंपनी में नहीं गया, कंपनी का ही चेंज करके नहीं दिया, तब तक ये बड़ा मुश्किल होता था। तो कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसके पूरे पार्ट्स पर भी उसका अधिकार होना चाहिए, और रीजनेबल रिपेयर का राइट होना चाहिए कंज्यूमर को। इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी आशुतोष, कि अगर पार्ट्स और टूल्स जो सर्विसेज जो डिवाइस के हैं वो अवेलेबल कैसे हो पाएंगे? अगर कंपनियां ही मना कर दें तो फिर कैसे अवेलेबल हो पाएगा? जी, पहले जो रूल था कि कंपनी ही सप्लाई करती थी सारे पार्ट्स को, तो अब ये रूल को थोड़ा सा चेंज करने से, क्योंकि वारंटी लोगों को नहीं मिलती थी तो लोग ऐसे भी दूसरी जगह ट्राई नहीं करते थे। लेकिन अब चूंकि ये रूल बनने के बाद जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो नए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, वो ऑब्वियसली स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस काफी ग्रो होगा। और मुझे लगता है कि हर जो नया प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो सेक्टर हो, या फिर मोबाइल सेक्टर हो, या फिर फार्मिंग सेक्टर हो, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, तो उसमें अलग अलग नई तरीके की कंपनीज जो है वो आएंगी और जो है पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगी, जो कि इजीली अवेलेबल होगा। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक नया एक स्कीम है, उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो उसका इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर के
फेवर में, उसमें जो एक रीजनेबल टाइम लगना चाहिए वो लगेगा, बट इससे काफी फायदा मिलेगा कंज्यूमर्स को। उनको बहुत तरीके के पार्ट्स अवेलेबल जो है मिलेंगे मार्केट में काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। कंज्यूमर तो ऐसा नहीं एम्पावरमेंट कि कोई मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल कंज्यूमर एम्पावरमेंट होगा, एनवायरनमेंट की सुरक्षा होगी, और साथ ही साथ में भारत का जो इनफॉर्मल रिपेयर सेक्टर है जो कि अच्छी खासी जॉब देता है रिपेयरिंग वर्क के बाद, उसमें भी जो तरक्की आएगी वो भी फूलेगा फलेगा, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। तो ये बहुत बढ़िया है। और देखिए दुनिया में ना हर जगह ये इम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं है कि भारत में ही है, इससे पहले यूएस की आपने बात करी, वहाँ पर है ये, और मैं और भी जगह पढ़ रहा था, यूके में है, यूरोपियन यूनियन में है, हर जगह पर राइट टू रिपेयर का अधिकार है ताकि कंपनीज की मोनोपोली अपने गैजेट्स में ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। और जरा फटाफट से आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्तव्य पथ को राष्ट्र को समर्पित करते हुए संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। भाइयों और बहनों, पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, मुझे वहां भी जाना था, जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। भाई और बहनों, अंडमान के वो द्वीप जिसे नेताजी ने सबसे पहले आजादी दिलाई थी, वो भी कुछ समय पहले तक गुलामी की निशानियों को ढोने के लिए मजबूर थे। आजाद भारत में भी उन द्वीपों के नाम अंग्रेजी शासकों के नाम पर थे। हमने गुलामी की उन निशानियों को मिटाकर इन द्वीपों को नेताजी सुभाष से जोड़कर भारतीय नाम दिए, भारतीय पहचान दी। साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए 5 प्राणों का विजन रखा है। इन 5 प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं,
आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री जहां रहते आए हैं, उस जगह का नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में अब भारतीय वाद्य यंत्रों की भी गूंज सुनाई देती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में अब देशभक्ति से सरोबार गीतों को सुनकर हर भारतीय आनंद से भर जाता है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है। ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। साथियों, महाकवि भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है पारुकुलई नल्ल नाइंगल भारत नाड़। महाकवि भरतियार की ये कविता हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। उनकी कविता का अर्थ है, हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। वीरता में, सेनाओं के शौर्य में, करुणा में, दूसरों की सेवा में, जीवन के सत्य को खोजने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ये तमिल कवि भरतियार का, उनकी कविता का एक एक शब्द, एक एक भाव को अनुभव कीजिए। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में ये पूरे विश्व को भारत की हुंकार थी। ये हमारे स्वतंत्र सेनानियों का आह्वान था। जिस भारत का वर्णन भरतियार ने अपनी कविता में किया है, हमें उस सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करके ही रहना है। और इसका रास्ता इस कर्तव्य पथ से ही जाता है।
साथियों, कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहां जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे, उन्हें कर्तव्य बोध से ओतप्रोत करेंगे। इसी स्थान पर देश की सरकार काम कर रही है। आप कल्पना करिए, देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता? अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी? राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। उसके लिए नई ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर कर्तव्य पथ से होते हुए राष्ट्रपति भवन का ये पूरा क्षेत्र, उनमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र ही प्रथम, इस भावना का प्रवाह प्रतिपल संचारित होगा। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं अपने उन श्रमिक साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ को केवल बनाया ही नहीं है, बल्कि अपने श्रम की पराकाष्ठा से देश को कर्तव्य पथ दिखाया भी है। मुझे अभी उन श्रमजीवियों से मुलाकात का भी अवसर मिला। उनसे बात करते समय मैं महसूस कर रहा था कि देश के गरीब, मजदूर और सामान्य मानवी के भीतर भारत का कितना भव्य सपना बसा हुआ है। अपना पसीना बहाते समय वो उसी सपने को सजीव कर देते हैं। और आज जब मैं इस अवसर पर मैं उन हर गरीब मजदूर को भी देश की तरफ से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जो देश के अभूतपूर्व विकास को ये हमारे श्रमिक भाई गति दे रहे हैं। और जब मैं आज इन श्रमिक भाई बहनों से मिला तो मैंने उनसे कहा है कि इस बार 26 जनवरी को जिन्होंने यहां पर काम किया है, जो श्रमिक भाई है, वो परिवार के साथ मेरे विशेष अतिथि रहेंगे 26 जनवरी के कार्यक्रम। मुझे संतोष है कि नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है, एक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। और साथियों, जब नीतियों में संवेदनशीलता आती है तो निर्णय भी उतने ही संवेदनशील होते चले जाते हैं। इसलिए देश अब अपनी श्रम शक्ति पर गर्व कर रहा है। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। इसलिए जब बनारस में, काशी में विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का अलौकिक अवसर होता है
तो श्रमजीवियों के सम्मान में भी पुष्प वर्षा होती है। जब प्रयागराज कुंभ का पवित्र पर्व होता है तो श्रमिक स्वच्छता कर्मियों का आभार व्यक्त किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देश को स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत मिला है। मुझे तब भी आईएनएस विक्रांत के निर्माण में दिन रात काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों और उनके परिवारों से मिलने का अवसर मिला था। मैंने उनसे मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। श्रम के सम्मान की परंपरा देश के संस्कारों का अमिट हिस्सा बन रही है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि नई संसद के निर्माण के बाद उसमें काम करने वाले श्रमिकों को भी एक विशेष गैलरी में स्थान दिया जाएगा। ये गैलरी आने वाली पीढ़ियों को भी ये याद दिलाएगी कि लोकतंत्र की नींव में एक और संविधान है तो दूसरी ओर श्रमिकों का योगदान भी है। यही प्रेरणा हर एक देशवासी को एक कर्तव्य पथ भी देगा। यही प्रेरणा श्रम से सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथियों, हमारे व्यवहार में, हमारे संसाधनों में, हमारे साधनों में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिकता का इस अमृतकाल का प्रमुख लक्ष्य है। और साथियों, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। लेकिन आधुनिक होते भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार उससे भी बहुत बड़ा है, उसके बहुत पहलू है। आज भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतनी ही तेजी से काम कर रहा है। मैं आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण देता हूं। आज देश में एम्स की संख्या पहले के मुकाबले 3 गुना हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी 50% की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि भारत आज अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें मेडिकल की आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए किस तरह काम कर रहा है। आज देश में नई आईआईटी, ट्रिपल आईटी, वैज्ञानिक संस्थाओं का आधुनिक नेटवर्क लगातार विस्तार किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। बीते 3 वर्षों में 6.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को पाइप से पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का महाअभियान भी चल रहा है। भारत का ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक न्याय को और समृद्ध कर रहा है। साथियों, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। आज देश में तेजी से रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो उतने ही तेजी से अलग अलग शहरों में मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। आज देश में अनेकों नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं तो वाटरवे की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि की जा रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तो भारत आज पूरे विश्व के अग्रणी देशों में अपनी जगह बना चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना हो, डिजिटल पेमेंट के नए रिकॉर्ड हो, भारत की डिजिटल प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भाई और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कार्यों के बीच भारत में कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम किया गया है उसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई है। प्रसाद स्कीम के तहत देश के अनेकों तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। काशी, केदारनाथ, सोमनाथ से लेकर करतारपुर साहिब कॉरिडोर तक के लिए जो कार्य हुआ है वो अभूतपूर्व है। और साथियों, जब हम कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आस्था की जगहों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है।
इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं से जुड़ा हुआ हो, जो हमारी विरासत से जुड़ा हो, उसका भी उतना ही तत्परता से निर्माण किया जा रहा है। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम, पीएम म्यूजियम हो या फिर बाबा साहब आंबेडकर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल हो या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल, ये कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण है। परिभाषित करते हैं पर हमारी संस्कृति क्या है, हम क्या है और कैसे हम इन्हें समझ रहे हैं। एक आकांक्षी भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। मुझे खुशी है कि आज कर्तव्य पथ के रूप में देश को कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन उदाहरण मिल रहा है। आर्किटेक्चर से लेकर के आदर्शों तक आपको यहां भारतीय संस्कृति के दर्शन भी होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं, आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नवनिर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। यहां की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन देगी, एक नया विश्वास देगी। और कल से लेकर के अगले 3 दिन यानी शुक्र, शनि और रवि 3 दिन यहां पर नेताजी सुभाष बाबू के जीवन पर आधारित शाम के समय ड्रोन शो भी आयोजन होने वाला है। आप यहां आइए, अपने और अपने परिवार की तस्वीरें खींचिए, सेल्फी लीजिए। इन्हें आप हैशटैग कर्तव्य पथ से सोशल मीडिया पर भी जरूर अपलोड करें। मुझे पता है ये पूरा क्षेत्र दिल्ली के लोगों की धड़कन है। यहां शाम को बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, समय बिताते हैं। कर्तव्य पथ की प्लानिंग, डिजाइनिंग और लाइटिंग इसे ध्यान में रखते हुए भी की गई है। मुझे विश्वास है कर्तव्य पथ की ये प्रेरणा देश में कर्तव्य बोध का जो प्रवाह पैदा करेगी, ये प्रवाह ही हमें नए और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि तक लेकर जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा नेताजी, आप बोलिए अमर रहे, अमर रहे। नेताजी, नेताजी, नेताजी। भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजपथ अब हो चुका है इतिहास और कर्तव्य पथ भविष्य के भारत की तस्वीर दिखाएगा, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये बदलाव जो हैं वो प्रतीकों तक सीमित नहीं हैं बल्कि नीतियों में भी दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये दोहराया और इसे ट्रांसपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण अंग बताया और इसे आने वाले भारत के भविष्य की तस्वीर बताया। हैशटैग कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि आप लोग पहुँचें, कर्तव्य पथ को देखें, वहाँ सेल्फी लें और सेल्फी जब आप अपलोड करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो हैशटैग कर्तव्य पथ का इस्तेमाल करें, ये उन्होंने लोगों से अपील की है। तो कुल मिला के राजपथ देश को आज जो राजपथ जिसका नाम था वो अब कर्तव्य पथ के रूप में देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश में जिस तेजी से ई कॉमर्स बढ़ रहा है, कुछ उसी तेजी से इसके खिलाफ आने वाली शिकायतें भी बढ़ रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में जनवरी से अगस्त के बीच कुल शिकायतों में से 48% सिर्फ ई कॉमर्स से जुड़ी हुई थी।
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ई कॉमर्स के खिलाफ शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। ई कॉमर्स के खिलाफ 2019 में जहां 8% शिकायतें थी, वो 2022 में 7 महीनों में ही 48% पर पहुंच गई हैं। यानी कि ई कॉमर्स के खिलाफ शिकायतों में 6 गुना बढ़ोतरी हुई और हर दूसरी शिकायत जो हो रही है वो हो रही है ई कॉमर्स के खिलाफ। सबसे पहले सरकार ने संसद में बताया था कि अप्रैल 2019 से नवंबर 2021 के बीच ई कॉमर्स के खिलाफ 5,12,000 शिकायतें आई। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े देखें तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर 2017-18 में लगभग 60,000 शिकायतें आई। 2020-21 में ये बढ़कर 1,57,000 हो गई और 2021-22 में ये शिकायतों का आंकड़ा 1,83,000 के पार पहुंच गया। अब ये डेटा बता रहा है कि इन शिकायतों में से 50% शिकायतें तो सिर्फ 5 राज्यों से आई हैं। कौन से हैं 5 राज्य, ये भी समझिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और बिहार। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ये भी कह रहे हैं कि ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पता चलता है कि ई कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रही हैं, सर्विसेज ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने 2020 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स लाए थे। इसके तहत ग्राहकों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से सुरक्षित रखने के नियम भी बनाए गए। हर ई कॉमर्स कंपनी को कंज्यूमर ग्रीवांस रिडल्सल मैकेनिज्म बनाने का निर्देश भी दिया गया। कंपनियों को एक ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति भी करनी है जो ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करेगी। अब नियम में यह भी कहा गया है कि ग्रीवांस ऑफिसर का नाम, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, डेजिग्नेशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दिया जाना जरूरी है। ग्रीवांस ऑफिसर को 48 घंटों के भीतर शिकायत को एक्नॉलेज करना होगा और 1 महीने के भीतर शिकायत का समाधान देना होगा। लेकिन इसके बावजूद ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स कंपनी के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद एक बार फिर से सीट बेल्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता को लेकर सवाल उठने लगे हैं और अब सरकार इसके लिए नियम भी लाने वाली है। जी बिजनेस इसको लगातार मुहिम की तरह इस पर काम कर रहा है। लेकिन इन नियमों से पहले हमने लोगों से जानना चाहा कि क्या वो पिछली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट पहनते हैं या पहनना चाहेंगे। ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा लिया हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा ने। मुंबई के नेशनल हाईवे पर ग्राउंड रियलिटी चेक देखी। सड़क दुर्घटना में मौतों की कई सारी वजह हैं। उनमें से एक वजह है पीछे बैठे लोगों के सीट बेल्ट ना लगाने की। इस वजह को लेकर के अब सरकारें भी काफी गंभीर हैं। उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनियों को कहा है कि वो ऐसी कोई तकनीकी बनाएं ताकि जो पीछे बैठने वाले लोग हैं वो भी अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाए। इस समय मैं हूं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर और इस चीज की ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहा हूं कि वाकई लोग सीट बेल्ट जो पीछे बैठे हैं वो लगा रहे हैं या फिर ना लगाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। सीट बेल्ट आज की डेट में जरूरी है अगर 4 व्हीलर में चल रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगी, आपके जो पीछे सीट बेल्ट लगी नहीं है सर। पर्स निकालने के लिए सीट बेल्ट खोला गया है। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे ना तो सीट बेल्ट लगाया हुआ था और फिर इसको बेल्ट पर्स निकालने के लिए खोलो गया। अभी तो ऐसा हो गया ना कि अभी पूरा सब वही कमेंट्स चल रहा है आपका, पूरा यही सीट बेल्ट के ऊपर लगाना चाहिए आपको इसको भी? लगाना चाहिए, एब्सोल्युटली लगाना चाहिए। इसको कंपलसरी करवा दो RTO के थ्रू या फाइन करवा दो सीधा 1000 रुपीज पर उसका, तो सब लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सर आप लगाइए एक बार एब्सोल्युटली साथ में। सीट बेल्ट तो होना ही चाहिए, सेफ्टी के लिए तो हमारे जरूरी है, मगर अभी पीछे नहीं है, 3 लोग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो कभी मतलब लगता है कि पीछे वाले लोगों को भी लगाना चाहिए जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जितना आगे जरूरी है उतना ही पीछे ही जरूरी है। पीछे वाले पैसेंजर के लिए तो इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। लेकिन आप नहीं लगाए। नेक्स्ट टाइम एक सीट से आगे बढ़ते ना। भूल गई मैं सारे। अच्छा, जान का खतरा आज की डेट में। हाँ। आपके जो पीछे जो बैठे हैं उन्होंने भी नहीं सीट बेल्ट लगाया। वही ध्यान ही नहीं, भूल गए हम लोग। सॉरी, अभी लगाते हैं। अभी लगाएंगे? हाँ, ये क्या लगाते हैं। आप सीट बेल्ट नहीं पहने? सॉरी सर, अब भी बैठा जस्ट में, चेक नहीं है पहले। हाँ, पहन लो। और आपके पीछे वाले भी नहीं पहने?
नहीं, कोई नहीं पहना, पीछे सीट बेल्ट ही नहीं है, टूट गई है। अच्छा, पहननी चाहिए? बेशक पहननी चाहिए। क्या बताओ, अभी यहाँ अटक जाता है, इसके लिए मुझे अनकंफर्टेबल होता है, इसके लिए नहीं पहना है। पिछले दिनों जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के काफी अवेयरनेस है, आपको लगता है सीट बेल्ट जरूरी है? हाँ, जरूरी है, पहनूंगी इसके आगे। बात ये स्वीकार कर रहे हैं कि सीट बेल्ट पहननी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं। इनको सरकार किस तरह से समझाती है या बताती है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। और हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा जब सड़क पर रियलिटी चेक ले रहे थे तो इस दौरान उनकी मुलाकात हुई जाने माने अभिनेता अतुल श्रीवास्तव से। अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि वो पीछे की सीट पर सीट बेल्ट पहनने को तैयार हैं, लेकिन एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, अतुल श्रीवास्तव के अपने अलग अंदाज में सुनिए सुबोध के सवालों का क्या जवाब दिया उन्होंने। सर, अभी आज की डेट में सरकार ने भी कहा है सीट बेल्ट पीछे वालों को भी लगानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल लगाएंगे, अभी वही जा रहे निकलवाने। आगे बात तो लगाया है, लेकिन आप लोगों ने नहीं लगाई है। लगवाएंगे, ये देखो ना, अंदर घुसी पड़ी है। हम जाएं वर्कशॉप, जाएं निकलवाएं, गाड़ी आज निकाली है 5 दिन बाद, तो वर्कशॉप जाके निकलवाएंगे। अभी यही बात कर रहे थे हम। हाँ। मस्ट है, सबको लगानी चाहिए, और मैं भी लगा रहा हूँ, लेकिन वक्त लगता है। पूरी सीट खुलेगी, अंदर घुसी हुई निकालना है, इस वजह से। लेकिन लगाना चाहिए, है ना? मस्ट है। मैं वैसे भी लगाता था, लेकिन ये इस बार वर्कशॉप वाले ने सर्विस में अंदर कर दी कि कोई लगाता नहीं है, तो मैंने इनसे वही कहा था कि हमने कहा लगाना बहुत जरूरी है, ऊपर तो रखनी चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर पैसे लेकर भ्रामक प्रचार करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के दिन लदने वाले हैं। सरकार इनके खिलाफ सख्त गाइडलाइंस लेकर आ रही है और इसके तहत इन्फ्लुएंसर्स को अब ब्रांड प्रमोशन से मिलने वाले पैसों की जानकारी और जो इंगेजमेंट है, उनका जो भी फाइनेंशियल इंगेजमेंट है ब्रांड के साथ, वो या फाइनेंशियल या फिर मटेरियलिस्टिक जो भी आपका इंगेजमेंट है, उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करनी होगी। भ्रामक प्रचार करने पर इन्हें भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सोशल मीडिया के बढ़ते दायरे ने बिजनेस ट्रेंड को बदल कर रख दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या लिंक्डइन, अब इनका इस्तेमाल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी खूब हो रहा है। इसलिए सोशल मीडिया का बिजनेस स्ट्रक्चर थोड़ा हटकर है। आमतौर पर यहाँ विज्ञापनों पर रंग चढ़ाने के लिए इन्फ्लुएंसर का सहारा लिया जाता है, जिनकी सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। ये इन्फ्लुएंसर्स इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट इंडोर्समेंट के जरिए मोटी कमाई करते हैं। कई बार इन्फ्लुएंसर्स पैसों की खातिर अनाप शनाप भ्रामक और फर्जी विज्ञापन भी कर देते हैं। पिछले दिनों क्रिप्टो एसेट्स में लाखों लोगों के नुकसान के बाद ये बात सामने आई कि इन्फ्लुएंसर्स ने पैसे लेकर क्रिप्टो करेंसीज में निवेश की सलाह दी थी। अब सरकार ने सोशल मीडिया पर ऐसे भ्रामक प्रचारों पर रोक लगाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल कसने का फैसला किया है। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत अगर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने किसी भी ब्रांड का पैसे लेकर प्रचार किया है तो उन्हें उस ब्रांड के साथ अपने एसोसिएशन की घोषणा करनी होगी और डिस्क्लेमर देना होगा। इन्फ्लुएंसर्स को अपने फैन फॉलोइंग को ये बताना पड़ेगा कि वे एक विज्ञापन के तहत किसी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा है, इसके लिए उसे पैसे मिले हैं। अगर इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं करता है तो उसको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, किसी भ्रामक प्रचार का पहली बार दोषी पाए जाने पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA आरोपी इन्फ्लुएंसर पर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता है। दोबारा भी इन्फ्लुएंसर भ्रामक और फर्जी प्रचार करने से बाज नहीं आता है तो जुर्माने की राशि 50 लाख रुपए तक जा सकती है और आरोपी इन्फ्लुएंसर के विज्ञापन करने पर 3 साल तक की रोक भी लगाई जा सकती है। व्यापार जगत में इन्फ्लुएंसर का इतना अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि उसके पास बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। ये उन उत्पादों पर यकीन कर लेते हैं जिसका प्रचार इन्फ्लुएंसर करता है। इसलिए कंपनियां नए पैटर्न की मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर्स का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। इसके बदले वो इन्फ्लुएंसर्स को मोटी फीस भी चुकाती हैं। सीधी भाषा में कहें तो जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो उतना ही महंगा इन्फ्लुएंसर होता है। दरअसल सरकार इस तरह के नियम तो खूब बनाती है, लेकिन क्या इसका सख्ती से पालन हो पाता है? क्या गाइडलाइन आने के बाद भ्रामक प्रचार करने का दोषी पाए जाने पर किसी सेलेब या इन्फ्लुएंसर को कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा? ये तब तक सवाल बना रहेगा जब तक इसका सख्ती से पालन नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हार्ट अटैक के मामले अचानक से बढ़ रहे हैं। हाल ही में जम्मू में जागरण के दौरान डांस कर रहे 20 साल के शख्स की हार्ट अटैक से मौत हुई। इसके अलावा कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें मरीज ने अचानक से दम तोड़ दिया।
लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे कई मामलों में मरीज की जान बचाई भी जा सकती है? कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। ये दर्दनाक वीडियो जम्मू का है। यहाँ के कोठे गांव में जागरण चल रहा था। इसी कार्यक्रम के दौरान कलाकार देवी देवताओं की प्रस्तुतियां दे रहे थे। इसी कार्यक्रम में 20 वर्षीय कुलदीप गुप्ता मां पार्वती के भेष में नृत्य की प्रस्तुति दे रही थी। नृत्य के दौरान वो अचानक गिर पड़ी। लोगों को लगा कि ये नृत्य का ही एक हिस्सा है। सबने खूब तालियां बजाई, लेकिन जब वो नहीं उठी तब अन्य कलाकारों ने उसे उठाया। पता चला कि नृत्य के दौरान हार्ट अटैक आने से उसकी अचानक मौत हो गई है। लेकिन कार्यक्रम में मौजूद लोगों में अगर जागरूकता होती तो ही कुलदीप गुप्ता की जान बचाई जा सकती थी। कैसे, वो हम कुछ देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इसी तरह का एक और दर्दनाक वीडियो दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शहर कोतवाली इलाके में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर हनुमान का रूप धारण कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहा था। इसी दौरान कलाकार अचानक गिर पड़ा। वहां मौजूद अन्य कलाकारों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इन दोनों मामलों में जान बचाई जा सकती थी, बशर्ते वहां मौजूदा लोगों को CPR यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन की जानकारी होती। ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। इसमें हार्ट अटैक के दौरान थेरेपी मिलते ही एक शख्स की जान बच गई। ये वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है, जहां डॉक्टर अर्जुन अदनायक के सामने एक मरीज को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आते ही डॉक्टर तुरंत पेशेंट की छाती को थपथपाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पेशेंट का हार्ट ठीक से चलने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हार्ट अटैक के दौरान हार्ट को थपथपाने से किसी की जान बचाई जा सकती है? जवाब है हाँ। डॉक्टर अर्जुन अदनायक के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का हार्ट अचानक रुक जाता है तो पहले 4 सेकंड के अंदर मरीज के हार्ट को थोड़ा जोर से थपथपाना चाहिए। अगर इससे भी बात ना बने तो हार्ट को जोर जोर से पंप करने के अंदाज में दबाना चाहिए। इसके अलावा माउथ टू माउथ रिससिटेशन देना चाहिए। ज्यादातर मामलों में ऐसा करने से रुका हुआ दिल फिर से काम करने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।